मेरा सवाल जो है 80-100 करोड़ भारतीय लोगों के बारे में है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर या तो ये नज़रअंदाज करते हैं या तो इनके बारे में पता नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 4-5 सालों में इन 80 से 100 करोड़ लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए कि इनके सबके सारे लायबिलिटीज कम करे। कैसे मांग रहे हैं मुझसे? ये लिस्ट बता दो कर्म की, इन्हें क्या करना चाहिए। सर टाइम नहीं है ना सर, डर के वजह से लोग एटलीस्ट आपकी बात सुन के ये सब करना बंद कर दें। अरे बाबा, डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यथार्थ पर्याप्त होता है। फसलें नहीं पैदा होने वाली हैं, मास माइग्रेशन होने वाला है। एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रो रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये सब तगड़ी मार खाने वाली हैं और खा रही हैं, वो शुरू हो चुका है। क्लाइमेट क्राइसिस भविष्य में नहीं, अभी तक ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुकी है। मेडिकल एक्सपेंडिचर जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। जब होगी बारिश तो ऐसी होगी, रोके नहीं रुक रही, जब नहीं होगी तो नहीं ही होगी। हमारे जो क्रॉप्स के फार्मिंग के पैटर्न्स हैं वो पूरी तरह डिसरप्ट हो जाएंगे। जगहें छोड़नी पड़ेगी, कौन सहारा देगा, कहाँ जाके रुकोगे, किसके देश में रुकोगे। भारत में खाली जगह खाली जमीन भी नहीं है, और जो आसपास के देश हैं वहाँ हालत हमसे भी खराब होने वाली। इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, कहाँ जाओगे। डी ग्रोथ और डी पॉपुलेशन तो होंगे ही। सवाल ये है गलत दिशा में अंधाधुंध भाग करके तुमने पूरी पृथ्वी खत्म कर दी। पृथ्वी किसी कर्म को प्रतिबंधित नहीं कर रही है, पृथ्वी बस इतना कह रही है प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल जो है लगभग 80-100 करोड़ भारतीय लोगों के बारे में है। ये लोग ऐसे हैं जिनको सालाना आय या महीने का आय 25-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा, और ये लोग ऐसे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर या तो ये नज़रअंदाज करते हैं या तो इनके बारे में पता नहीं है। हमें थोड़ा भी बहुत जानते हैं सॉल्यूशन जो है वो आध्यात्मिक ही है, बट हमारे पास इतना समय नहीं है। तो तत्काल में एटलीस्ट कम से कम 4-5 सालों में इन 80 से 100 करोड़ लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए कि इनके सबके सारे लायबिलिटीज़ कम करे। लेकिन को कैसे इनको पता करे, चाहे वो बच्चा पैदा करना हो, चाहे लोन लेना हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें वो ना कैसे मांग रहे हैं मुझसे? ये कर्म बता दो, कर्म लिस्ट बता दो कर्म की, इन्हें क्या करना चाहिए। सर टाइम नहीं है ना सर। जल्दी वो काम है जहां बता दो क्या हो जाएगा, और समझने में तो 15-20 साल लग जाते हैं कि ये चार मीनार नहीं है। चार मीनार गिराना तत्क्षण हो सकता है, कर्म बता दो। समझने में तो 20 साल लगते हैं, समझने में 20 साल लगेंगे, चार मीनार नहीं है। पर ये चार मीनार है और मैं अब आया हूं गिराने के लिए, और 20 साल भी लगेंगे तो चलेगा। अच्छा, बाल इतने जो लंबे हैं, बढ़ाने में कितना समय लगा? बताओ बताओ। 1 साल। 1 साल? कैंची किसके पास है? नीति नीति में कम समय लगता है, जल्दी बताओ, या कर्म में? बताओ, नीति नीति में कम समय लगता है या कर्म में कम समय लगता है? साल भर लगाए हैं बढ़ाने में, और नीति नीति कितनी देर में हो जाएगी? सर मैं ऐसा समझ रहा था कि एटलीस्ट डर के वजह से लोग एटलीस्ट आपके किसी का भी बात सुन के ये सब करना बंद कर दें। अरे बाबा, डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यथार्थ पर्याप्त होता है। जो जी रहा है, जिस स्तर में, जिस वर्ग में जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसके लिए भविष्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसकी हस्ती के केंद्र पर ही कौन बैठा हुआ है? भविष्यमुखी अहंकार। उसको जीवन कुछ नहीं दे रहा होता है, वो जो कर रहा होता है कल के लिए कर रहा होता है। क्यों इतना घटिया तुम जॉब करते हो दिन भर अपने बच्चों के भविष्य की खातिर? ठीक, तू क्यों सड़ी पड़ी रहती है? तू क्या है, ये क्या बना रखा तूने अपनी जिंदगी का? 10 साल बाद फूल खिलेंगे। तो बता दो ना उन्हें कि क्या भविष्य है सामने। तुम क्यों बता रहे हो कि क्या करना है? तुम उनको बता दो कि क्या होना है। आप जिस राह पर चल रहे हो, देखिए साहब, ये राह चल रहे हो, ये आपने राह पकड़ रखी है, इस पर आप चल रहे हो। सामने ऐसे है धुंध, तो आपको दिख बस नहीं रहा है राह कहाँ जा रही है, और ऐसे आगे आगे मोड़ हैं तो आपको पता नहीं चलता है राह कहाँ जा रही है।
मैं आपको कोई राह दिखाने नहीं आया, मैं आपको आपकी राह से रोकने भी नहीं आया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुड़ जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं झुक जाओ। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं? धुंध हटा रहा हूं। बस तुम देख लो कि यही राह, यही जो तुम्हारी कदमों के नीचे कहाँ जा रही है। देखो, जिन बच्चों के लिए तुम कहते हो ये सब कुछ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं 10 ही साल बाद उनके लिए क्या है ये देख लो। इसके बाद उन्हें क्या करना है ये उनको देखने दो ना। वो भी चैतन्य प्राणी हैं, सब अपने अपने तल पर देख लेंगे, समझ लेंगे। तुम्हें किसी को निर्देशित करने की जरूरत नहीं रहेगी कर्म के तल पर। अब तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी पीछे आओ, ये सब नहीं करना पड़ेगा। क्लैरिटी में जो ताकत होती है उसको तुम मानना ही नहीं चाह रहे हो। तुम्हारे हिसाब से ताकत डिसिप्लिन में होती है, ऑर्गेनाइज्ड एक्शन में होती है, फियर में होती है। अभी तुमने बोला तुम्हें इन सब में ताकत दिखती है, पर बोध में, स्पष्टता में ताकत होती है नहीं दिखाई देता। पर सर ये जो कंडीशनिंग जो है डर का, वो दसों हजारों साल पुरानी, अरे उसे डरना होगा तो डर जाएगा। तुम उसको दिखा दो कि सामने क्या है। हो सकता है जिस चीज से तुम सोच रहे हो डर जाएगा, उसी चीज से वो जग भी जाए। वो उसका अपना मामला है, तुम्हें क्या पता। तुम क्यों उस पर छा जाना चाहते हो कि तुझे डरा दूंगा? तुम्हें क्यों डराना है उसको? तुम उसको दिखा दो ना बस क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि फसलें नहीं पैदा होने वाली हैं, मास माइग्रेशन होने वाला है। एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रो रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये सब तगड़ी मार खाने वाली हैं और खा रही हैं। वो शुरू हो चुका है। क्लाइमेट क्राइसिस भविष्य में नहीं, अभी तक ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर चुकी है। मेडिकल एक्सपेंडिचर जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन टेम्परेचर में एबनॉर्मल स्पाइक ना हो। और आप जिस आय वर्ग से आते हो, समाज के जिस वर्ग से आते हो, आपको शायद एयर कंडीशनड वर्क प्लेसेस उपलब्ध भी नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे हो, आप सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान या ठेला लगाकर बैठे हो, आप ऑटो चलाते हो, या कि आप फूड डिलीवरी बॉय हो। यू आर वल्नरेबल टू द वेदर। तुम अंदर क्लाइमेट कंट्रोल में नहीं बैठे हो। ये होने वाला है तुम्हारे साथ, ये रहा। तुम्हारा काम है बता देना। उसके बाद इतना भरोसा रखो कि इंसान है तो खुद भी कुछ सोच समझ सकता है। तुम थोड़ी उसको बोलोगे कि अब तू बच्चा नहीं पैदा करेगा। समझ में आ रही है बात? ये जूनोटिक एपिडेमिक्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं ये इंसान के शरीर के बाहर सिर्फ केमिकल होते हैं, और उनमें से बहुत सारे सिर्फ इसलिए इनएक्टिव हैं क्योंकि उनको एक्टिवेट करने वाली जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो नहीं मिल रही है। वो जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें उनको एक तरह की एक्टिवेशन एनर्जी जो है उतनी नहीं मिल रही है, उतना टेम्परेचर नहीं है। जैसे ही मिलेगी तो ऐसे वायरस एक्टिव हो जाएंगे जो हमारे इतिहास में कभी एक्टिव रहे ही नहीं, या कि थे कभी करोड़ों साल पहले जब गर्मी बहुत थी, फिर उसके बाद से वो ठंडे पड़े हुए हैं, किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं, पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं, बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और बर्फ आप पिघला रहे हो, जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो सब बाहर निकल आएंगे। वो बर्फ के नीचे सिर्फ फिजिकली नहीं दबे हुए थे वायरस रूपी केमिकल, टेम्परेचर के कारण भी दबे हुए थे। बाहर आते ही
पहली बात तो अब उनके ऊपर जो फिजिकल इंसुलेशन था वो नहीं रहा, और दूसरी बात अब उन्हें हीट से डायरेक्ट एक्सपोजर मिल गया है, सन का रेडिएशन। अब वो छा जाएंगे। क्यों छा जाएंगे? क्योंकि साहब वो लाखों करोड़ों सालों से वहाँ दबे हुए थे। इसका मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को उनका कोई एक्सपोजर नहीं था। जब एक्सपोजर नहीं था तो कोई एंटीबॉडी भी नहीं थी। न सिर्फ इंसान के पास एंटीबॉडी नहीं थी, जानवरों के पास भी एंटीबॉडी नहीं थी। तो अब तुम इतनी आसानी से तुम उनका एंटीडोट भी नहीं बना पाओगे। तुम इतनी आसानी से नहीं कह पाओगे कि मैंने वैक्सीन बना ली, वैक्सीन बना ली। तुम्हारा काम है ये बात सामने रख देना। रखो उसके सामने, वो जाकर के दूसरे से बात करेगा, तुम पर कम यकीन करेगा, दूसरे से पूछेगा, खुद खोजेगा, सर्च करेगा, अखबार पढ़ेगा, बहुत सारी उसको मिस इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसको ये भी पता चलेगा कि देखो ये किस तरह की हमारी दुनिया है कि जो सबसे बड़ा प्राणघातक संकट है हम उसको भी गप्पबाजी बना रहे हैं, हम उसको भी डिनाई कर रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस को होक्स बोल रहे हैं। क्लाइमेट डिनायलिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री है पूरी। किसी भी समस्या का समाधान अंधविश्वास फैलाना नहीं होता, डर फैलाना नहीं होता। अंधविश्वास, डर, ये सब तो समस्या के कारक होते हैं। समस्या कोई भी हो उसका समाधान तो क्लैरिटी है, स्पष्टता है। उस क्लैरिटी के कारण आपको एक भयानक भविष्य दिखाई दे, ठीक है, ऐसा डर शुभ है फिर। पर वो डर भी आना चाहिए किससे? क्लैरिटी से। एक्चुअली मुझे ये सवाल क्यों आया कि मैं एक फ़िल्म देख रहा था जहाँ पे विलन था, हीरो था, हीरो के विलन के सामने हीरो कुछ कर देता है और फिर हीरो सीधा विलन को गोली मार देते हैं, तो सस्पेंस में मर। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, तो इसके वजह से मेरा सवाल आया था। क्या कहते हो आप लोग, क्या देखते हो? चलिए आगे बढ़िए। जिनके पास थोड़ी भी सोचने की क्षमता होगी वो खुद ही बहुत आगे तक सोच ले जाएंगे। एक आदमी के घर नहीं रहता, उसे किसी दूसरे घर में भी जगह नहीं मिलती आसानी से, और मिलती भी है तो बड़ी अपमानजनक शर्तों पर। जिन्होंने रिफ्यूजी काल देखा या सुना है वो जानते हैं कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे उनका कई सालों तक भारत में क्या हाल रहा। जो आज का समय जानते हैं वो भी देखते हैं कि वेस्ट एशिया से जो रिफ्यूजीज़ थे जब वो यूरोप गए तो उनका क्या रहा। वो ये भी जानते हैं कि ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं जब ये अलग अलग देशों में जाने की कोशिश करते हैं तो उनका क्या हाल होता है। जब आपके क्षेत्र में बारिश होना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मॉनसून भी टेम्परेचर डिफरेंसेस पर ही ऑपरेट करता है, तो आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। वहाँ कुछ पैदा नहीं होगा, या वहाँ अतिवृष्टि होगी, इतनी बारिश होगी कुछ नहीं पैदा होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यूनिफॉर्म वार्मिंग नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वार्मिंग की भी एक्सट्रीम्स आएंगी और कूलिंग की भी आएंगी, अनावृष्टि की भी, अतिवृष्टि की भी। जब होगी बारिश तो ऐसी होगी रोके नहीं रुक रही, जब नहीं होगी तो नहीं ही होगी। हमारे जो क्रॉप्स के, फार्मिंग के पैटर्न्स हैं वो पूरी तरह डिसरप्ट हो जाएंगे। जगहें छोड़नी पड़ेगी। कौन सहारा देगा? कहाँ जाके रुकोगे? किसके देश में रुकोगे? भारत में खाली जगह, खाली ज़मीन भी नहीं है। मान लो पैसा तुम्हारे पास है भी कि पैसा तो मेरा पैसा है, पर दूसरी जगह कहाँ जाओगे? और दूसरा देश कौन सा है जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा? और जो आसपास के देश हैं वहाँ हालत हमसे भी ख़राब होने वाली, इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, कहाँ जाओगे? पाकिस्तान में अभी बाढ़ आई थी, फिर सूखा पड़ गया। हालत तो ये भी हो सकती है कि पाकिस्तानी कोशिश करें यहाँ घुसने की, क्योंकि उनकी अपनी पूरी ज़मीन
खराब हो गई हो और आसमान से आग बरस रही हो। फिर अब इंसान हो तो किसी के तो काम आ ही जाओगे। क्या होता है, क्या होता है जब कोई मजबूर होता है? जब मजबूर होता है तो जितने स्वार्थी अहंकारी होते हैं वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। फिर चीप लेबर बनोगे। बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनमें आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है और पैसा खूब है। वो कहते हैं कि पैसा तो खूब है पर हमारे यहाँ मैनुअल लेबर करने के लिए कोई नहीं मिलता। अपना कमोड खुद ही साफ करना पड़ता है, झाड़ू खुद ही लगाना पड़ता है। तो अगर चीप मैनुअल लेबर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और वो मैनुअल लेबर उन्हें फिर कहाँ से मिलेगा? ऐसों से ही मिलेगा जो बेचारे बेघर हो गए, क्लाइमेट क्राइसिस ने जिनका सब कुछ छीन लिया, वो फिर जा करके इधर उधर मजदूरी करेंगे। बहुत सारे जो अमीर देश हैं वो जो क्लाइमेट क्राइसिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, है उनकी भी मूर्खता, मरेंगे वो भी। पर जो उनके मूर्खतापूर्ण तर्क होते हैं, जानते हो ना किस तरीके के होते हैं? हमारे बहुत सारे एरिया में बर्फ़ पड़ी हुई है, आइस शीट है। क्लाइमेट चेंज जब होगा तो ये आइस पिघल जाएगी तो ग्रीनरी आ जाएगी, फिर हम वहाँ खेती करेंगे। ये है। हम पे क्या असर पड़ना है? हम तो ठंडे देश हैं, हम तो ठंडे देश हैं। हमारे लिए तो वार्मिंग अच्छी बात है। जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल होता है, वहाँ बहुत सारा ऑयल सिर्फ इसलिए इंपोर्ट किया जाता है कि जलाया जाएगा हीटिंग के लिए, हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। इन्हें ये नहीं पता है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। एक अभी इफ़ेक्ट चल रहा है, आप उसके बारे में पढ़िएगा। एक करंट है जो गर्म रखती है और ओपन रखती है यूरोप के कई पोर्ट्स को। क्लाइमेट चेंज के कारण वो जो करंट है वो कमज़ोर हुई जा रही है, वीक हुई जा रही है। तो होगी तो ग्लोबल वार्मिंग और ये जगह बर्फ से ढक जाएंगी। और क्लाइमेट चेंज भी इक्वली नहीं होता है पूरी दुनिया में। उदाहरण के लिए आर्कटिक में 3-4 गुना ज़्यादा है बाकी दुनिया की अपेक्षा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समुद्र का तल उठेगा। आर्कटिक के पर ज़्यादा तापमान होना, हम 200 साल आगे की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी हो रहा है। ज्ञान पर्याप्त है। जब आप कहते हो ज्ञान भर से नहीं होगा, लोगों को डरा कर होगा, तो आप ज्ञान का अपमान कर रहे हो। ये साधारण सी बातें हैं, इनको 2-4 पन्नों में आप चाहो तो प्रिंट निकलवा लो, उसका सोर्स लिख दो, जो वेरीफाइड उसका क्रेडिबल सोर्स है, विश्वसनीय, वो लिख दो और बंटवाओ उसको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में। फियर मॉन्गरिंग नहीं है ये तो ज्ञान का प्रसार है। कुछ भी अपनी ओर से मत लिखो। जो इंटरनेशनल क्रेडिबल रिलायबल एजेंसीज हैं उनके डेटा के आधार पर लिखो और बंटवाओ अपने क्षेत्र में। या आपके जो वर्चुअल ग्रुप्स हों, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी जाओ, वहाँ पर ये सारी सूचना जो है वो आगे बढ़ाओ। कहिए। Acharya ji, following up on the same question, we were just talking about Karma and Karta, right? The climate science has now come to a point where scientists are saying that the reason for climate change is because of perpetual growth in a finite planet, right? The ask for perpetual growth in a finite planet, and the solution they're giving is degrowth. We should come to systems where we should come to degrowth. No, degrowth seems like a karma for me, like they're just saying, proposing action to be done. It's not action, it's the absence of action. Growth is action. Growth is action. Degrowth is the withdrawal of action. Growth requires the engines of growth to perpetually fire. Degrowth does not require the engines to fire in the opposite direction. Degrowth simply requires the engines to shut down, not fire in the opposite direction. तो ये कर्म कैसे हो गया?
But it seems like the science has been stuck there. They're just proposing a solution. For in the the first time, science is admitting its limits. साइंस कह रहा है कि ग्रोथ माने कर्तृत्व, डूअरशिप, इसका समाधान यही है कि तुम वो न करो जो करते आए हो। डी ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी है कि जो इमारत है उसको जाके तोड़ दो। डी ग्रोथ का मतलब है नई मत बनाओ और जो बनी हुई है और व्यर्थ है उसको बस छोड़ दो, तोड़ नहीं दो। क्या कर दो? कर्म क्या होता? तोड़ना। तोड़ने की बात नहीं हो रही है, छोड़ने की बात हो रही है। तो डी ग्रोथ कोई एडिशनल एक्शन नहीं है, इट्स द विथड्रॉल ऑफ एक्शन। I refuse to act anymore from the usual center. ये वैसी सी बात है जैसे डिपॉपुलेशन। पृथ्वी की आबादी कम करने के लिए क्या इंसान मारने पड़ेंगे? मारने थोड़ी पड़ेंगे। सिर्फ जितने पैदा कर रहे हो उतने पैदा मत करो। पृथ्वी से इंसान गुजर तो अपने आप जाते हैं, मृत्यु तो अपने आप हो जाती है। डिपॉपुलेट करने के लिए तुमको हथौड़ा थोड़ी चलाना है कि मार दूंगा डिपॉपुलेट करना है। तुम ये जो ताबड़तोड़ पैदा करते हो बस उतने मत पैदा करो, आबादी अपने आप कम हो जाएगी। जैसे ग्रोथ में द इंजन्स नीड टू फायर, इसी तरीके से ये थोड़ी कहा जा रहा है कि डी ग्रोथ में हमने कहा ना मेकिंग द इंजन्स फायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरीके से पॉपुलेशन ऑल्सो रिक्वायर्स the physical engines to fire, and depopulation doesn't mean the physical engine should fire in the opposite direction. It simply means that you see the futility of this firing. You say, nahi bhai, too expensive, too meaningless, too destructive. But अगर degrowth का मतलब, some people are taking it like, some people are saying 20% vegan बन जाओ, then that is not taking it to be the. Nothing to say. ऐसा ही है जैसे 20% ब्रह्मचारी। देखो समझो कहाँ गए, बैठो। डीग्रोथ और डीपॉपुलेशन तो होंगे ही। सवाल ये है कि अपनी तमीज से, अपनी समझ से, अपनी मर्यादा से खुद कर लेते हो या इंतजार करते हो कि बड़ी मां अपना हथौड़ा लेके आए और करे। होगा तो है ही। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं? नहीं, क्योंकि लिविंग कंडीशंस इतनी बुरी हो गई हैं, इतनी बुरी हो गई हैं कि बच्चा पैदा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना सी वो तुम्हें जगह मिली हुई है झुग्गी में, चौल में, तुम वहाँ बच्चा रखोगे ही कहाँ? तो इसलिए नहीं पैदा करोगे। मियाँ बीवी दोनों मिलके भी इतना नहीं कमाते हैं कि किसी तरह खा सकें, वो बच्चा कैसे लेके आ जाएंगे? या 2 बच्चे पहले ही, अब तीसरा कहाँ से ले आए? तो या तो स्थितियों को इतना बुरा हो जाने दो कि मजबूरी में तुम्हें डीग्रोथ और डीपॉपुलेशन करनी पड़े, या तो क्लाइमेट क्राइसिस को इतना बुरा हो जाने दो कि चारों तरफ जूनोटिक डिजास्टर्स छा जाएं और अपने आप पॉपुलेशन गिर जाए कि लोग करोड़ों में मर रहे हैं। वो अपने आप हो जाएगा। वो तो होना ही है। डीग्रोथ भी होनी है, डीपॉपुलेशन भी होनी है। सवाल यह है कि तुम खुद कर लेते हो अपने होश में या इंतजार करते हो क्योंकि प्राकृतिक शक्ति आकर के फिर अंधाधुंध तरीके से तुम कर लोगे तो हो सकता है उसमें तुम कम कष्ट पाओ। पर जब प्रकृति का हथौड़ा गिरेगा तो वो फिर बहुत परवाह नहीं करेगा किसी की, और वो फिर जितना दंड दोषियों को देगा उतना ही दंड निर्दोषियों को भी देगा। शुरू हुआ होगा कोविड चीन से, मरे ज्यादा भारतीय थे।
उसमें फिर ये नहीं देखती प्रकृति की तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, उसके लिए इंसान इंसान सब एक बराबर हैं। वो उसे चीनी भारतीय नहीं पता, तो कहती है इंसान ने शुरू करा है, इंसान मरेगा। अब तुम रहते रहो, नहीं मैंने नहीं किया, चीनी ने करा है। प्रकृति के लिए कुछ ये लेबल्स महत्व नहीं रखते। वो इनडिस्क्रिमिनेटली फिर सजा देगी। तो या तो उसकी सजा पालो या खुद ही सुधर जाओ। और सजा देनी उसने शुरू तो कर ही दी है। जो लोग कहते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ाओ पॉपुलेशन बढ़ाओ, भाई उस पर अपर लिमिट हमारी आइडियोलॉजी नहीं लगा रही, उस पर अपर लिमिट पृथ्वी के रिसोर्सेज लगा रहे हैं। प्रकृति स्वयं अपर लिमिट लगा रही है तुम्हारी पॉपुलेशन और तुम्हारी कंजम्पशन पर। लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? लोग सोचते हैं ये तो आइडियोलॉजिकल रीजन से कह रहे हैं ना, डोंट कंज्यूम सो मच। हम आइडियोलॉजिकल नहीं, फैक्चुअल रीजन से कह रहे हैं। द प्लैनेट सिंपली डज नॉट हैव इनफ, दैट्स द फैक्ट। वो कोई मेरी आइडियोलॉजी की बात नहीं है, वो कोई अध्यात्म की बात नहीं है, वो कोई मिनिमलिज्म की बात नहीं है, वो कोई विचारधारा नहीं है, वो क्वांटिफाइएबल यथार्थ है। तुम गिन सकते हो इस प्लेनेट के पास कितना है, गिन सकते हो, फैक्ट है, इतना इतना इतना, ये रहा, इतना ही है। आप यहां बैठे हुए हो, मान लो 1000 लोग बैठे हो, और यहां खाने के 2000 डब्बे रखे हैं, पैकेट्स। आप 1000 बैठे हो, यहां 2000 रखे हैं। इनको 6 चाहिए, इनको 8 चाहिए, उसको 15 चाहिए। उसके पास अभी कुछ नहीं, उसके पास कोई एक डब्बा ही मिला उस जिंदगी में। वो कह रहा है मैं अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखूंगा, मैं सब पूरी दुनिया को दिखा दूंगा मैं कौन हूं, मैं 20 डब्बे निकालूंगा। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा है, कैसे अपनी ड्रीम्स को साकार करें। वो एक है जो सुबह 5 बजे उठता है कि सुबह 5 बजे उठ करके वर्जिश करूंगा, मुझे 10 डब्बे निकालने हैं। अरे भाई, बात तुम्हारे अरमानों की, तुम्हारी फैंटेसीज की नहीं है। यहां डब्बे ही कुल 2000 हैं और तुम 1000 लोग हो। एक आदमी को 2 से ज्यादा मिल ही नहीं सकते। और अगर कोई 20 उठा रहा है तो बाकियों को भूखा मारने का इंतजाम कर रहा है। वो फिर तभी हो सकता है जब स्टीप इनकम इनइक्वालिटी हो, जो कि अब हो रही है दुनिया में। इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के पास तुम्हारे सबके अरमान पूरा करने के रिसोर्सेज है ही नहीं। तो जिसके होंगे वो बाकियों को भूखा मारेगा ही मारेगा। और आप उनको वर्शिप करते हो, उन्हीं की पूजा करते हो। देखा इसके पास ना 300 डब्बे हैं दीदी, इसीलिए तेरा पूरा कुटुंब मर रहा है, क्योंकि उसके पास 300 डब्बे हैं। उसके पास 300 नहीं होने चाहिए थे। वो अपराधी है अगर उसके पास इतना कुछ है तो। The finite planet cannot support infinite desires. No, I'm so impressed. He's a Dabba trillionaire now. Wow. Just that, I feel I'm starving a bit. I don't know why. ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है, जिसमें चूंकि हम नहीं जानते कि आनंद क्या है, इसलिए हम सस्ती खुशी पृथ्वी को जलाकर हासिल करना चाहते हैं। हम नहीं जानते आनंद क्या है। दिवाली पर मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, हमें नहीं मालूम राम कौन है, और हम नहीं जानते कि दिया माने क्या और प्रकाश माने क्या। ना हम रामत्व से परिचित हैं, ना हम प्रकाश का भीतरी अर्थ समझते हैं। देखा होगा आपने, होते हैं ऐसे लड़के, ज़्यादातर टीनेजर्स, किशोर, उनको जितने पटाखे उठाके जब मिले होते हैं, जब वो सब ख़त्म कर लेते हैं तो जाके गत्ते में आग लगाना शुरू कर देंगे। कहीं लकड़ी मिल जाएगी, लकड़ी लेके जलाना शुरू कर देंगे। हम भी वही कर रहे हैं। हम नहीं जानते आनंद क्या है, तो आनंद की तलाश में हम सब कुछ जला रहे हैं। आनंद मिलना था राम से, आनंद मिलना था प्रकाश से, वो मिला नहीं, तो अब जला रहे हैं और उसको पर्व का नाम दे रहे हैं।
हम पृथ्वी ही पूरी जलाए दे रहे हैं जैसे कि उससे आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं बचा, आखिरी एक आध बम है तो उसके ऊपर ले जाकर के कनस्टर रख दिया है, बम जला रहे हैं, बूम से फटेगा, उछलेगा। क्या पता, मैं भूखा हूं आनंद का, क्या पता इसी में आनंद मिल जाए। देखो कनस्टर कितनी जोर से उछला। हाउ इज दैट वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेस्टिंग अ न्यू मिसाइल। देखो कितनी जोर से उछली। बिग टॉयज फॉर बिग बॉयज। प्लीज टेल मी हाउ इज दैट वेरी डिफरेंट। वो भी यही कर रहा है, नीचे से बम फोड़ करके कनस्तर उछाल रहा है। और जो बिग बॉयज हैं एग्रीगेटेड इन द फॉर्म ऑफ बिग नेशंस, ये भी तो वही कर रहे हैं, नीचे से बम फोड़ के कनस्तर उछाल दिया। लेटेस्ट आईसीबीएम। क्यों? क्योंकि आनंद क्या है पता नहीं। हम नहीं जानते कि एक किताब कितना आनंद दे सकती है। हम नहीं जानते कि सुंदर अच्छी संगति क्या आनंद दे सकती है। हम नहीं जानते संगीत क्या आनंद दे सकता है। हम नहीं जानते कि चुपचाप अकेले बैठना क्या आनंद दे सकता है। तो फिर हम आनंद के लिए क्या करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें और कोई आनंद पता ही नहीं है। हमें नहीं पता। आपने अभी कुछ खाया और आप में से बहुत लोगों के लिए वो आज का डिनर होगा, आप शायद वापस जाकर के खाना नहीं खाओगे। आपने अभी जो खाया उसमें क्या क्या था? क्या था? कितने? 6 तरह के व्यंजन, 8, 12, 18, 56 भोग। क्या क्या था? कईयों को तो शायद अब याद भी ना हो क्या खाया, क्योंकि आनंद उसमें नहीं है। डज इट इवन मैटर? और क्या ये नहीं हो सकता था कि अभी भाई क्रिसमस बीता है, अभी ये तो चल रहा है द न्यू ईयर फेस्टिव पीरियड, तो अभी 26-27 तारीख है, 28 तारीख आने वाली है अभी। अब इन दिनों में तो रात को कुछ स्पेशल फीस्ट होनी चाहिए ना। अच्छा बताइए, यहां ना होते तो शायद क्या खाते? कुछ तो अपवाद होंगे जो कहीं कुछ नहीं खाते। यहां ना होते तो ये जो खाया चावल और दाल, ठीक, कुछ इससे आगे का ही खाते। बहुत सारे लोग तो वर्षांत समारोह के लिए बाहर से आए हैं। जो बाहर से आए हैं और शहर में पधारे हैं, वो तो निश्चित रूपेण कहते हैं कि चलो कहीं जाते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब कुछ और है ही नहीं तो ठूसो खाओ, यही और करोगे क्या? आदमी वो जानवर है जो अपनी सब इंद्रियों को हर दिशा से ठूस रहा है और तब भी भूखा मर रहा है। जानवर के पास एक मुंह होता है, हमारे पास 10 मुंह हैं और सब में हम ठूसे जा रहे हैं जो कुछ भी ठूस सकता है, और तब भी भूखे मर रहे हैं। क्योंकि हमें जो चाहिए वो इनके माध्यम से नहीं मिलेगा। कंजम्पशन मिल सकता है इनके माध्यम से, भोग का चैनल, साधन हो सकती हैं इंद्रियां। चाहते हो आनंद और उसके लिए जलाते हो ईंधन। ईंधन जलाने से तो नहीं मिलेगा, जंगल काटने से तो नहीं मिलेगा, और ज्यादा केमिकल्स नदियों में बहाने से तो नहीं मिलेगा, और ज्यादा मांस खाने से तो नहीं मिलेगा। जिंदगी बर्बाद है वीकेंड पर, वीकेंड नहीं, ईयर एंड पर जाकर के कहीं मालदीव में वेकेशन मना रहे, उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? स्टूपिड इन इंडिया इज स्टूपिड इन मालदीव्स। नहीं तो ये पैसे सब बर्बाद गए क्या? यस, स्टूपिड इन इंडिया रिमेन्स स्टूपिड इन मालदीव्स। हाँ, stupid alone remains stupid in a pair. हाँ, अब भोग लो, उसको इतना भोगना है।
तुम जैसे रूखे सूखे और रिक्त पहले थे वैसे ही बाद में भी रहोगे, लेकिन गलत दिशा में उम्मीद लगा करके, गलत दिशा में अंधाधुंध भाग करके तुमने पूरी पृथ्वी खत्म कर दी। और पृथ्वी भोग पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है। वास्तव में देखो तो प्रकृति में भी भोग का लगातार काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। कोई प्राणी नहीं है जो खाता ना हो, कोई प्राणी नहीं है जो अपने वातावरण को और पर्यावरण को अपने हिसाब से थोड़ा बदलता ना हो। कोई प्राणी नहीं है जो अपना मल इसी ग्रह पर न त्यागता हो। सब होता है, लेकिन उनके पास भोगने वाला अहंकार नहीं है। भोग में भी बुराई नहीं है, क्योंकि भोग भी कर्म ही है। जब कोई कर्म निश्चित अच्छा या निश्चित बुरा नहीं होता तो भोग भी निश्चित अच्छा निश्चित बुरा नहीं। समस्या यह है कि भोगने वाला कौन है। यदि प्रकृति ही प्रकृति को भोग रही है तो चलेगा, वो सदियों से चल रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं हो जाती। चिड़िया भी भोगती है, चिड़िया भी साधारण सी छोटी सी नन्ही गौरैया, वो भी भोगती है, कुछ नहीं हो जाता, कोई समस्या नहीं। एक पौधा लगा होता है, वो भी तो क्या कर रहा है, वो हवा ले रहा है, वो धूप ले रहा है, उसमें भी कई तरीके के जब बैक्टीरिया हैं वो सब संगत कर रहे हैं, तब जा करके वो फल फूल रहा है, मिट्टी ले रहा है, पानी सब कुछ है। क्या पेड़ मिट्टी से पानी नहीं लेता? और हम भी तो लेते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम पेड़ की तरह नहीं लेते, क्योंकि वहां लेने वाला कौन है? पेड़। यहां लेने वाला कौन है? अहंकार। मिट्टी नहीं मना कर रही मुझसे पानी मत लो, जंगल नहीं मना कर रहे कि हमसे फल ना लो, पत्तियां ना लो, लकड़ी भी देने को तैयार है, जंगल भी बहुत कुछ देने को तैयार है, पर हम लेने नहीं जाते, वहां हम लूटने जाते हैं। प्रेम में भी लिया जाता है, और प्रेम में प्रकृति बहुत कुछ देती है, ले लो। पर आप मुझे कुछ दे, मैं आपसे लूं, और मैं कहूं इसका मांस अच्छा, इसी को खा जाऊं, इन दोनों बातों में अंतर है कि नहीं? तो चिंता मत किया करिए कि भोग अगर बंद हो गया तो फिर मतलब रोटी कैसे खाऊंगा। पृथ्वी नहीं मना कर रही है कि रोटी भी नहीं खानी है, पृथ्वी नहीं मना कर रही है कि ऊपर छत भी नहीं होनी चाहिए, पृथ्वी नहीं मना कर रही है कि यात्रा भी नहीं करनी है। पृथ्वी कह रही है करो यात्रा, यात्रा के पीछे अहंकार तो नहीं है, नहीं है तो करो। पृथ्वी नहीं मना कर रही है कि दुकान में जाके कुछ खरीदना नहीं है, पृथ्वी कह रही खरीद लो, बस ये जांच लेना कि खरीदने वाला कौन है। खरीदने वाला अगर अहंकार है तो ठिठक जाओ। पृथ्वी नहीं कह रही है कि चश्मा टूट गया तो चश्मा नहीं लाना है नया। जो कुछ भी देखने में सहायक हो, पृथ्वी कह रही है यहां जाओ, खरीदो और प्रबंध करो। बिल्कुल, एक नहीं 2 चश्मे ले लो अगर उससे देखने में मदद मिलती है तो। कहिए। और हाँ, एक बात और पृथ्वी ये भी नहीं कह रही है कि जोड़े मत बनाओ, स्त्री पुरुष दूर दूर रहें, संतान मत पैदा करो। पृथ्वी ये सब नहीं कह रही है। आप जोड़ा बनाओ, पृथ्वी को कोई समस्या नहीं है। आप सेक्स करो, पृथ्वी को कोई समस्या नहीं है। आप प्रेग्नेंट हो जाओ, बच्चे पैदा करो, पृथ्वी उसमें ही मना नहीं कर रही है। पृथ्वी किसी कर्म को प्रतिबंधित नहीं कर रही है। पृथ्वी बस इतना कह रही है, मेरे बच्चे, मेरे लाडले, तेरा होश कहाँ है? होश में रह के तुम्हें जो करना है करो। बेहोशी में बहक करके क्यों सब जगह आग लगा रहे हो? बस ये है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।